गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, पिछले लेक्चर में हमने पावर के बारे में पढ़ा था और आज इस चैप्टर का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जिसका नाम है कोलिजन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोलिजन के बारे में। तो आवर टुडेज टॉपिक इज कोलिजन। तो देखिए, सबसे पहले तो बात ये आती है कि कोलिजन क्या होता है। कोलिजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो बॉडीज़ एक दूसरे से टकराएंगी और एक दूसरे के ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एक्सर्ट करेंगी। तो सिंपली एक ऐसी प्रोसेस है जैसे आप लोग एक बॉल लेते हो, उसको दीवार के ऊपर फेंकते हैं, तो वो कोलिजन है। बॉल को फेंका गया, बॉल ने दीवार पे फोर्स लगाया, दीवार ने बॉल पे फोर्स लगाया, तो दिस प्रोसेस इज सिंपली वी कॉल दिस कोलिजन। और या ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट स्ट्राइक कर रहे हों। कई बार ऐसा होता है कि एक जब ड्यूरिंग कोलिजन एक बॉडी दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है और उस फोर्स के कारण वो अपने पाथ को चेंज कर लेता है। जैसे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड के द्वारा परफॉर्म किया गया था। उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ा होगा उसको केमिस्ट्री में। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या था, न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल कर रहा था और उस रिपल्जन के कारण अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को चेंज कर ले रहा है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार से कोलिजन है। तो कोलिजन इज सिंपली ए प्रोसेस इन विच टू बॉडीज स्ट्राइक विद ईच अदर, या फिर उसमें से कोई भी एक जो है वो दूसरे के द्वारा एग्जर्ट किए गए फोर्स के कारण अपने पाथ को चेंज कर लेता है। तो ये प्रोसेस जो थी, ये कोलिजन की प्रोसेस थी। और देखिए, किसी भी प्रकार का कोलिजन आप लोग पढ़ोगे, कोई भी प्रोसेस जब आप लोग देखोगे तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम जो होगा एक आइसोलेटेड सिस्टम का, बाहर से उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया गया है। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द सिस्टम। तो उस केस में लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। और मैकेनिकल जो एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी भी क्या रहती है, जो टोटल एनर्जी आप लोग कह सकते हो, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व, और लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। यहाँ हम दो प्रकार की कोलिजन से बात करते हैं। एक होता है इलास्टिक कोलिजन, और एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक देखिए, टोटल एनर्जी और लीनियर मोमेंटम, टोटल एनर्जी, और आप तीन चीजें नोट करें। एक तीसरी चीज है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी में काउंट हो रही होगी, बिल्कुल होती है। टोटल एनर्जी जो है उसमें आ चुकी है। लेकिन जो इलास्टिक कोलिजन जो होता है, देखिए ये दोनों चीज़ें हमेशा कंजर्व रहती हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं कंजर्वेशन के। तो ये हमेशा कंजर्व रहेंगी, ये चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इनइलास्टिक कोलिजन हो। लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व है, जबकि काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक के केस में कंजर्व रहती है और इनइलास्टिक के केस में कंजर्व नहीं रहती। बस यही डिफरेंस है दोनों कोलिजन के बीच का, कि इलास्टिक जो कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, जबकि इनइलास्टिक जो कोलिजन आता है उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। आप ये दो चीज़ें नोट कर लें, आपका पूरा मतलब निकल जाएगा ये चीज़ कि आपको यही देखना है डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, डिस्टिंक्शन करेंगे हम इलास्टिक और इनइलास्टिक में। काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहेगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, टोटल एनर्जी कंजर्व है। इसका मतलब क्या है, टोटल एनर्जी कंजर्व है, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है किसी दूसरी फॉर्म के अंदर, ताकि टोटल एनर्जी तो क्या रहे, कंजर्व रहे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज मतलब वो कंजर्व नहीं है। जबकि इलास्टिक कोलिजन में जितना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उतनी ही रहेगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो चलिए इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, डिटेल में, कि भाई काइनेटिक एनर्जी कैसे कंजर्व होती है। तो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, आज जो टॉपिक करेंगे उसमें दोनों प्रकार के कोलिजन्स को डिस्कस करेंगे, सिर्फ वन डायमेंशंस के अंदर, सिंगल डायमेंशन में हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो कि
कि इनइलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक जो कोलिजन होता है, ग्लास बाल्स होते हैं, कंचे बोलते हैं ना, वो क्या है, वो इलास्टिक कोलिजन होता है उनके बीच में। या फिर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आपने कहा, वो भी एग्जांपल है इलास्टिक कोलिजन का। उस केस में भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। जबकि कई बार आपने नोट किया होगा, जैसे किसी वुडन ब्लॉक है, बड़ा सा वुडन ब्लॉक है, उसमें एक बुलेट को फायर किया गया, उस बुलेट को जो फायर किया गया है, तो जब वो बुलेट था वो गेट्स एम्बेडेड इनटू द वुडन ब्लॉक, वो उसके अंदर धंस गया। और अब यदि वो जो ब्लॉक है मूव करेगा तो बुलेट भी उसके साथ थोड़ा बहुत मूव करेगी। अब इसमें क्या हुआ कि एक बॉडी थी, वुडन ब्लॉक रेस्ट पे रखा था, दूसरा मूविंग ऑब्जेक्ट आया, उससे टकराया, और टकराने के बाद दोनों कॉमन एक दूसरे के साथ स्टिक विद ईच अदर, चिपक कर और फिर आगे बढ़े, कॉमन वेलोसिटी से गए फिर। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। या फिर आप लोग कोई भी जैसे मड है, कीचड़, उसको दीवार के ऊपर फेंकते हैं, वो स्टिक कर चिपक जाता है उससे। दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड इनइलास्टिक। ठीक है, तो अभी हम करते हैं इलास्टिक कोलिजन के लिए। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन आज हम पढ़ रहे हैं अभी, इलास्टिक कोलिजन। तो कंसिडर करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स को। देखिए ये सिचुएशन ये है, ये एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास m1 है और ये u1 वेलोसिटी से, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, ये फॉरवर्ड आगे जा रहा है। दूसरा ऑब्जेक्ट है, मास उसका m2 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने u2 कंसिडर की है। क्लियर? ये जो सिचुएशन है ये बिफोर कोलिजन है। मेरे हिसाब से कुछ ऐसा आप लोग पहले भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जब आपने पढ़ा था तो सेम सिचुएशन को आप लोग कंसिडर कर चुके हो। कोलिजन हुआ और आफ्टर कोलिजन सिचुएशन क्या थी? आफ्टर कोलिजन m1 जो मास था उसकी वेलोसिटी v1 होगी और जो m2 मास है उसकी वेलोसिटी v2 होगी। ठीक है, तो जो अप्रोच कर रहे थे वो दोनों ऑब्जेक्ट्स, तो अप्रोच करते थे एक वेलोसिटी से, और वो वेलोसिटी कितनी थी? u1 वेलोसिटी से m1 m2 को अप्रोच करता था। यहाँ वो टकराने के बाद सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको क्या बताता है कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। सिस्टम के अंदर आपके दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों का इनिशियल लीनियर मोमेंटम mb होता है फॉर्मूला उसका, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का फाइनल, पूरा सिस्टम का। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा, इलास्टिक कोलिजन में एक चीज और भी कंसिडर रहती है, कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूज करेंगे तो हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी, प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, दूसरे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू यहाँ हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। देखिए सिस्टम में दो वस्तुएं थी, दोनों का जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसको हमने फाइनली काइनेटिक जो एनर्जी थी उसके बराबर पुट किया, कंजर्वेशन का प्रिंसिपल हो गया। यदि मैं कॉमन निकाल के, हाफ दोनों से कॉमन आएगा, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप लोग एक इक्वेशन बना सकते हो, किसी एक चीज़ को कॉमन ले लो। मैं सिचुएशन देखिए फर्स्ट इक्वेशन से लेके आ रहा हूँ, क्या सिचुएशन मैं बना रहा हूँ इससे देखिए एक बार, कि मैंने क्या किया कि मैं v1 को इधर उठा के लाया, m1 u1 जो था पहले इधर, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, इसको इधर ले लिया, माइनस m2 u2। कॉमन आता है, बिल्कुल आता है, m1 कॉमन है, u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 कॉमन है, v2 माइनस u2। ठीक है, और जब इक्वेशन आप लोग इससे बनाओगे, इसको इधर लेके आएंगे तो हाफ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कि मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है, जिस वजह से मैं इसको डायरेक्ट स्टेप लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने ये स्टेप लिखा है, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 u2 स्क्वायर, ना सॉरी v2 स्क्वायर है, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। चलिए कहाँ से आया ये आया कहाँ से? ये इसी इक्वेशन से हमने बनाया, इससे बनाया। देखिए हाफ कॉमन आएगा इस साइड, हाफ कॉमन आएगा इस साइड भी, LHS और RHS दोनों साइड क्या आएगा, हाफ कॉमन है, कैंसिल आउट हो गया। मैंने सेम वही चीज़ की कि जो m1 था उसको कॉमन निकालने के लिए m1 v1 को इधर लेके आया, तो u1
स्केयर m1 कॉमन आ जाएगा, u1 स्केयर माइनस v1 स्केयर बचेगा। दूसरी तरफ इसको इधर लेके गया तो क्या होगा, v2 स्केयर माइनस u2 स्केयर आ जाएगा। अब आपके पास दो इक्वेशंस और बनी है, आप लोग इनको डिवाइड कर दो। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, दोनों चीज़ों को डिवाइडिंग। यदि आपको कन्फ्यूज़न है तो आप एक नोटबुक में आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो, खास कैलकुलेशन है नहीं, इजी है, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, डिवाइड करा तो हमने जो m1 और m2 कैंसिल आउट कर दिया है। अब यहाँ से देखिए आप लोग क्या लिख सकते हो, कोई बात नहीं, आप इंटरचेंज भी करोगे तो भी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी इसमें। अभी आप लोग लिख क्या सकते हो, चलिए वो देखते हैं। आपके पास इक्वेशन बनी है u1 माइनस v1 इज इक्वल टू v2 माइनस u2, v2 माइनस u2, ये आपके पास इक्वेशन है। और डिवाइडेड बाय u1 स्केयर माइनस v1 स्केयर, जिसको मैं फॉर्मूला लगा के लिख रहा हूँ u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1। मेरे हिसाब से मैं इसको लिख सकता हूँ इस प्रकार से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ए स्केयर माइनस बी स्केयर का हमने यहाँ फॉर्मूला यूज़ किया। यहाँ देखिए जी, इसको भी इसी प्रकार से लिखूंगा मैं, v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2। अब ये देखिए, ये हो गया कैंसिल आउट और इक्वेशन आपके पास बची है 1/u1 प्लस v1 इज इक्वल टू 1/v2 प्लस u2। और इन दोनों को क्या लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। ये सिचुएशन ये आई। फाइनली आपने जब इसको सोल्व किया तो ये आया। अब यहाँ से u2 को मैं वापस दूसरी साइड लेके जा रहा हूँ। हालांकि ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ से आप लोग v1 भी फाइंड आउट कर सकते हो, u1 भी फाइंड आउट कर सकते हो। यदि आपको बाकी की देखिए 4 वेरिएबल्स हैं इसमें, यदि आपको 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज पता है तो आप चौथे को निकाल सकते हो। अब मैं इसको इधर ढके लाता हूँ, इसको इधर लेके जाता हूँ। अब देखिए होगा क्या, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ये क्या है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है अप्रोच ऑफ अप्रोच इसको बोला जाता है। और ये है सेपरेशन की, ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सर ये बात पल्ले नहीं पड़ी, क्यों, ऐसा ही है ना, तो बिल्कुल पड़ेगी। देखिए जब हम डालेंगे, जब कैसे, देखिए ये सिचुएशन ये थी, फिर से मैं उस एग्जांपल को u1 था m1 था, ये क्या था, u2 वेलोसिटी से था, m2 मास था। ये बिफोर कोलिजन था, आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, m1 मास v1, फिर क्या हुआ m2 v2। यहां देखिए, जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे, सेम डायरेक्शन में बॉडीज मूव करती हैं, किसी भी एक की रिलेटिव वेलोसिटी आप दूसरे के रेस्पेक्ट में यदि बताओगे, क्योंकि देखिए बॉडी एज, ये जो बॉडी थी, ये बॉडी ये इसको अप्रोच करती है, अभी कोलिजन तभी तो होगा ना। यहाँ क्लियर है ये चीज़, u1 इज ग्रेटर देन u2। क्यों है क्लियर, क्लियर इसलिए है क्योंकि जब इसकी स्पीड तेज होगी इससे, तभी तो ये इसके साथ कोलाइड करेगा। यदि आगे वाली वस्तु ज़्यादा तेजी से जाती है, ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही है, तो क्या पीछे वाली वस्तु इसके साथ टकरा पाएगी? आई थिंक नो, ठीक है ना। तो यहाँ ये क्लियर है, आप लोग समझ सकते हैं कि u1 की वैल्यू u2 से ज़्यादा है, और इस केस में v2 ज़्यादा है v1 से, क्योंकि ये सेपरेट भी तो होंगी। अदरवाइज यदि v1 ज़्यादा होगी तो ये तो टकराती ही रहेंगी, सेपरेट कब होंगी फिर ये वस्तु। तो यहाँ मैंने कहा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कि अप्रोच कौन करता है, ये बॉडी अप्रोच कर रही है, और इसकी रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस सेम डायरेक्शन में है, आपने माइनस कर दिया, अपोजिट होते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। पीछे हमने टॉपिक पढ़ लिया इसका। इसी प्रकार से यहाँ क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेशन की है। ये दोनों वस्तुएं कोलाइड करी, ये कोलाइड करने वाली हैं, अप्रोच करती हैं कोलिजन के लिए, यहाँ सेपरेट होती हैं कोलाइड होने के बाद। तो यहाँ v2 ज़्यादा है, v1 कम है,
तो हमने रिलेटिव वेलोसिटी बताई v2 माइनस वन। यहाँ से क्या है, u1 ज़्यादा था ताकि वो कोलाइड कर सकें। यहाँ हमने रिलेटिव वेलोसिटी बताई u1 माइनस u2। ठीक है, तो यहाँ आ गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन था, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन था, जिसमें हमने पाया कि रिलेटिव वेलोसिटी जो अप्रोच की होती है वो बराबर होती है सेपरेट। मतलब जितनी रिलेटिव वेलोसिटी से इन दोनों ने कोलिजन के लिए अप्रोच किया, उतनी ही वेलोसिटी से ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रही है। क्लियर। और यदि मैं इस चीज को नीचे ले आऊं, इसको मैं नीचे ले आया, तो ये आ गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ separation to relative velocity of approach this is called coefficient of restitution। और यहां आप लोग देखोगे तो v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 दैट इज इक्वल्स टू 1। ये e है, स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या है, देखिए वही है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू यूनिटी। तो इन ए परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज यूनिटी। आपके पास क्वेश्चन यदि बोर्ड एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन मिल सकते हैं कि प्रूव दैट, शो दैट कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो यूनिटी होता है इन ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अब इस से आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो वेलोसिटीज ऑफ फाइनल v1 और v2 भी निकाल सकते हो। आपको मान लो u1 और u2 आपको गिवन है, तो आप लोग निकाल सकते v1 और v2। चलिए देखते हैं कैसे निकालना है। मैं सिर्फ एक निकालूंगा, बाकी प्रैक्टिस आप लोग करोगे। देखिए आपने मान लो v2 है, v1 चाहिए आपको निकालनी है, तो v1 को मैं इधर ले आऊं तो v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u1 माइनस u2 और प्लस v1। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आपको ये पहले ही इक्वेशन पीछे रिवाइंड करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन थी m2 v2 माइनस v2। आप लोगों को यहाँ पर v2 की वैल्यू पुट कर देनी है, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2, v2 की वैल्यू पुट करेंगे u1 माइनस u2 प्लस v1, और माइनस कितना आ गया, u2 आ गया। ठीक है, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 u1 माइनस m2 u2। ठीक है, प्लस m1 v1 और माइनस m2 u2। ये बन चुकी है आपकी इक्वेशन। ठीक है, तो ये चलिए भाई हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ v1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी आपको। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, v1 जितनी भी टर्म्स में v1 आता है उनको एक साइड ले लो और बाकी टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे। किसके लिए, हमें v1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उस पर्पज से हम लोग लेके जा रहे हैं। देखिए कैसे करना है आपको। तो मैंने m1 u1 है, m1 u1 मैं इसको इधर उठा लाया, इसको इधर उठा लाया, इसको इधर उठा लाया, तीनों चीज़ों को हम इस साइड लेके आते हैं। तो इधर लेके आए तो m2 u2 प्लस था माइनस हो जाएगा, m2 u1 ये माइनस था, ये माइनस था, दोनों प्लस हो जाएंगे। देखिए सेम टर्म्स हैं, ये टर्म और ये टर्म सेम है, और ये जब इधर आएंगे तो कितने आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 2m2 u2। ठीक है, v1 की टर्म्स को इधर रख लिया हमने, m1 v1 था, इधर भी m1 v1 है, कितना आ जाएगा, सॉरी ये m1 नहीं है, ध्यान देना गलतियां ऐसे ही होंगी, m2 है, इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, इधर गया तो m2 v1 पहले से ही वहां था, दूसरा एक और वहां पहुंच गया है जिसका नाम है m1 v1। ठीक है, यहाँ कॉमन आता है कुछ जी, बिल्कुल m1 माइनस m2 u1 कॉमन आ गया, प्लस 2m2 u2 है, और यहाँ से कॉमन आता है m1 प्लस m2, कॉमन लेके आपने v1 रख दिया, और जब डिवाइड करेंगे ये टर्म इधर आएगी तो डिवीजन में आ जाएगी ये m1 माइनस m2
m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू v1। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू आ गई आपकी v1 की वैल्यू आ गई है। इसी प्रकार से आप लोग यदि सब्स्टिट्यूट करेंगे, v2 को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, v2 की वैल्यू भी निकल जाएगी। सिर्फ आपको रिप्लेस करना होगा, जहाँ m1 था वहाँ m2 आ जाएगा, जहाँ m1 था वहाँ m1 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको सिर्फ रिप्लेस करना है और आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। स्पेशल केसेस भी इस केस में आप लोग कर सकते हो, जैसे बोथ द बॉडीज हैव इक्वल मासेस, तो आप लोग क्या करोगे, इक्वल मासेस हैं, सॉरी यहाँ पर u1 लगाना भूल जाता हूँ मैं, बहुत बार बोलता हूँ। तो देखिए इक्वल मासेस यदि होंगे तो दोनों की वैल्यू m1 जो है दैट इज इक्वल्स टू m2। यदि आपसे पूछ ले कि टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास, तो ये किसके बराबर, m की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, यहाँ m करेंगे माइनस m, ये तो जीरो ही हो गया, यहाँ m 2m, जिसमें करके दिखा देता हूँ आपको। यदि m1 और m2 यदि कहता है दोनों बॉडीज हैं इक्वल मास की हैं, दोनों बॉडीज इक्वल मास है दोनों का, तो उस केस में यहाँ पुट करेंगे आप लोग, दो m1 भी m के बराबर m2 भी m के बराबर, तो यहाँ पुट करेंगे तो जीरो होगी टर्म, यहाँ पुट करेंगे m1 m2 को m u2 अपॉन m प्लस m2 m इज इक्वल टू v1। u2 बराबर v1 है, थोड़ा ध्यान दिया आपने, u2 क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड, जबकि v1 क्या थी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। मतलब क्या होगा, जो वेलोसिटी कोलिजन से पहले ऑब्जेक्ट फर्स्ट के पास थी वो सेकंड की होगी कोलिजन के, और जो ऑब्जेक्ट सेकंड की थी वो किसकी होगी, फाइनल फर्स्ट ऑब्जेक्ट की। तो ऐसे ही आप लोग और भी कर सकते हो, जैसे कि इनिशियली आपने मान लिया कि सेकंड बॉडी रेस्ट पे है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, इक्वल मास भी था, ये टर्म भी जीरो होगी, सेकंड बॉडी रेस्ट पे थी। ठीक है, मान लेते हैं कि इनिशियली दोनों इक्वल मास की बॉडीज थी, और जो सेकंड जो बॉडी थी दैट इज एट रेस्ट, तो u2 कितना था उसका, जीरो। ठीक है ना, यहाँ u2 भी यदि जीरो पुट कर देंगे तो v1 क्या आ जाएगा, जीरो। सिंपल है, इक्वल मास की थी तो जो u2 थी वो क्या बन जाएगी, v1 बन जाएगी। मतलब पहले ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की जितनी वेलोसिटी थी इनिशियल, उतनी ही वेलोसिटी पहले ऑब्जेक्ट की फाइनल हो जाएगी। सिचुएशन ऐसी है, एक आपने वो ग्लास बाल्स की ले लेते हैं, कंचा है, उस कंचे को आपने इसके ऊपर फेंका, ये रेस्ट पे था, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हुआ, दोनों का मास सेम था, तो क्या करेगा, ये वाला है ये आ जाएगा, ये आगे मूव कर जाएगा, इसने इसको रिप्लेस कर दिया। वही सिचुएशन है कि पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी लेकिन बाद में जीरो हो गई, पहले इसकी थी नहीं बाद में ज्यादा हो गई। तो ये सिचुएशन थी जिसमें आप लोग पढ़ते हैं इलास्टिक कोलिजन को, आप लोगों ने पढ़ा है कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन है, उसके बारे में आपने पढ़ा। इसके अलावा एक कोलिजन और आता है जिसका नाम है इन इलास्टिक कोलिजन है, तो इन इलास्टिक कोलिजन को भी देख लेते हैं हम। लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है, इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन जो बॉडीज है दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं परफेक्टली। जो इलास्टिक कोलिजन होता है, जैसे हमने एग्जांपल दिया था बुलेट और एक वुडन ब्लॉक का, और जब वो चिपक जाएंगी तो क्या होगा, वो एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करती हैं और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। यदि आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती या नहीं होती, तो मैं आपको प्रूव कर देता हूँ। देखिए क्या होगा, मैंने माना कि कंसिडर किया कि एक बॉडी है, वेलोसिटी थी m1 u1, सॉरी m1 मास था और u1 वेलोसिटी थी, दूसरी बॉडी थी मास था m2, इनिशियली एट रेस्ट है, u2 वेलोसिटी मैंने जीरो मान ली। ठीक है, कंसिडर किया हमने वो रेस्ट पे है, जैसे वो वुडन ब्लॉक था वो रेस्ट पे था, उसी प्रकार से बुलेट ये वुडन ब्लॉक। ठीक है, मास इसका m2 इसका m1, ये बिफोर कोलिजन था। these two balls goes in elastic collision, undergoes elastic collision। क्या हुआ, दोनों चिपक गए, बुलेट ब्लॉक चिपक के मास कितना हो गया टोटल दोनों का, चिपक गए तो m1 प्लस m2, और ये कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं, सिंपल। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं m1 u1 m2 इंटू जीरो, इसकी वेलोसिटी इनिशियल जीरो थी, और फाइनली किसके बराबर, दोनों वस्तुओं जो है वो एक दूसरे से चिपक गई और कॉमन वेलोसिटी से गई, तो v1 कितना आ जाएगा,
या जो v थी कॉमन वेलोसिटी थी वो कितना आ गया m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। इफ बोथ हैव सेम मास तो यहाँ m यहाँ 2m u1/2 हाफ हो जाएगी उसकी वेलोसिटी। अच्छा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1u1 स्क्वायर, और फाइनल कितनी थी भाई इसकी तो थी ही नहीं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, रेस्ट पे था ये तो सिर्फ इसी बॉडी के पास थी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई हाफ, मास दोनों का चिपकने के बाद m1 प्लस m2 और v स्क्वायर। लॉस की चेंज मैं नहीं कहूँगा लॉस है, देखिए मैंने कहा था कि जो ये जो केस आता है इस केस में जो ये केस आ रहा है आपका इलास्टिक कोलेशन का, इसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, मैंने निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं काइनेटिक एनर्जी में चेंज की। यदि नहीं होती होगी तो डेल्टा के की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। यदि आप कहते हो कि काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, मैंने ये कहा यदि नहीं होगी तो फिर डेल्टा के कितना आना चाहिए, 0। मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो की ओके। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, m1u1 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m1 प्लस m2, ज़्यादा ना बढ़ाते हुए खींचते हुए v स्क्वायर है, v की वैल्यू ये है, पुट कर देते हैं m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, स्क्वायर करना है ना उसका, m1 प्लस m2 का स्क्वायर। तो देखिए जी कट गया ये, पावर से एक कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ठीक है, थोड़ा संभल के करना है लेकिन इसको। डेल्टा के इज इक्वल टू कैलकुलेशंस ही हैं, बाकी कुछ नहीं है, गलती हो जाती है कई बार कैलकुलेशंस में, हाफ ऑफ। चलिए जी उसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए आप लोग क्या करें, आपके पास इक्वेशन ये बनती है m1u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। तो जी है ना, ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा बन रहा है, क्या करें एलसीएम ले लें, हाफ को कॉमन निकालो और एलसीएम ले लो, ठीक है। हाफ को हमने कॉमन लिया और उसके बाद एलसीएम ले लिया है। तो चलो जी आगे देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। एलसीएम लिया जी, डेल्टा के इज इक्वल टू एलसीएम अपना आया m1 प्लस m2, ठीक है। और यहाँ देखिए एलसीएम m1 प्लस m2 आपने ले लिया, सोल्व करेंगे, हाफ बाहर है रखिए, उसको बाहर ही रखिए, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक बार m1 को करा तो कितना आया m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस एक बार क्या करेंगे m2 से भी मल्टीप्लाई होगा m1 m2 u1 स्क्वायर, और ये टर्म आ जाएगी एज इट इज माइनस ऑफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ एलसीएम लेकर सोल्व करना आता होगा। ये कैंसिल आउट हुआ, डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 m2 u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। देखिए क्या ये चीज डेल्टा के जो था, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस आपने फाइनल, ये चीज निकाली है ना, क्या ये 0 आई, क्या डेल्टा के की वैल्यू 0 है, नहीं है। इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज यदि 0 आता तो हम क्या कहते, इनिशियल और फाइनल बराबर होती। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो चीज़ है ना कैन नेवर बी नेगेटिव। देखिए u1 स्क्वायर टर्म है, ये कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, और मास वैसे नहीं हो सकता नेगेटिव, तो ये चीज़ है ये इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल, कि कोलिजन से पहले बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, कोलिजन के बाद कम है। दिस मीन्स दैट इन इलास्टिक कोलिजन लॉस अकर्स, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अकर्स। अब प्रश्न ये जरूर उठता है कि वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में चेंज होती है। देखिए कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स इज एन एग्जांपल ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। दो व्हीकल्स के बीच में कोलिजन जो होता है वो एग्जांपल है एक इनइलास्टिक कोलिजन का। तो देखिए जब कोलाइड करेंगे दो व्हीकल्स तो क्या, हाँ उनकी काइनेटिक एनर्जी तो लॉस हो जाती है,
ठीक है, वो मूविंग थे, जब वो टकराते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो एक बार थोड़ा सा मोशन में रहेंगे, लेकिन एनर्जी धीरे धीरे लॉस्ट। वो एनर्जी कन्वर्ट कहाँ हुई? वो टकराते हैं, उनकी स्पीड कम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है। कहाँ गई वो कन्वर्ट हुई किसी दूसरी फॉर्म में, एनर्जी की किसी दूसरी फॉर्म में, जैसे हीट या फिर साउंड, इस प्रकार की फॉर्म में। टोटल एनर्जी तो देखिए, टोटल एनर्जी, मैं मैकेनिकल नहीं बोल रहा, टोटल एनर्जी तो कंजर्व है, भाई हमें पता है ना एनर्जी गई कहाँ, किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। तो एनर्जी तो डिस्ट्रॉय तो नहीं हुई, बट ट्रांसफॉर्म जरूरी है, कन्वर्ट जरूरी है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो दूसरी फॉर्म्स में लॉस्ट हो गई है। दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व नहीं रहती है। और आपने देख भी लिया है, आप तो कुछ सब कुछ है ना, एक बिल्कुल सामने है आपके। अब आप कह ही नहीं सकते कि सर लॉस होगा तो क्यों होगा, यहाँ देख रहा है आपको काइनेटिक होगा तो क्यों होगा। प्रश्न ये है कि दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। हाँ, ये फैक्ट निकल के आया कि इनिशियल ज़्यादा थी, फाइनल कम है, दिस मीन्स दैट एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग द कोलिजन। क्लियर? तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था, इसमें हमने सिर्फ वन डायमेंशन के अंदर हैं। हालांकि हम कोलिजन के ऊपर एक दो वीडियो और बनाएंगे जिसमें न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन्स के बारे में पढ़ेंगे जो 2 डायमेंशंस में होंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें यहाँ समझ में आई हैं। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप लोग बिल्कुल निडरतापूर्वक पूछ सकते हैं और मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी क्वेरीज का। ओके, थैंक यू।